बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मेरे चैनल पे कोई भी नहीं आता, बट दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द आई फाइंड चिल्ड्रंस वाज फाइंडिंग द पर्सनल एसे। और फिलिप लुपेट का तो कोई ऐसे हमारे पास यूट्यूब पे है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई आई फाइंड इट फ्रॉम गूगल एंड आई कलेक्ट ऑल द डाटा एंड I wanted to do this for you, all of the children that are finding that they don't find it on YouTube. So, by the way, I have, as you can see on my screen, हम इसको उर्दू पे भी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। फाइनली आपने ना पेपर में यही लिख देना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की मेरी पहली वीडियो जो कि इन टॉपिक्स पे है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, द आर्ट ऑफ पर्सनल एसे जो है एंथोलॉजी फ्रॉम क्लासिकल इरा टू प्रेजेंट, एडिटेड बाय फिलिप लुपेट। यानी कि ये जो है इसको एडिट किया था फिलिप लुपेट ने। ये है आर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे। पर्सनल ऐसे क्या होता है? पर्सनल ऐसे ये होता है जो कि एक बंदा खुद अपनी लाइफ के ऊपर लिखता है, उनको जो है थोड़ा सा मिक्स कर देता है किसी लिटरेरी एलिमेंट के ऊपर, लिटरेचर के तमाम जो है डिटेल्स वगैरह मिला के, तो उनको हम कहते हैं कि वो हमारा पर्सनल ऐसे है। मगर इसके अंदर ना कोई भी झूठ नहीं बोला जा सकता। ना कि आप लोग क्रिएटिव नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, तो क्रिएटिव नॉन फिक्शन में यही होता है कि आप लोगों ने जो है अपनी बायोग्राफी मिसाल के तौर पर अगर लेनी है, तो बायोग्राफी को भी हम ऐसे करेंगे कि उसको अपीलिंग बनाएंगे हम उसको। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं in his non-fiction book, The Art of Personal Essay Anthology from Classical Era to the Present, 1994, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, ये क्रिटिक था फिलिप लुपेट। उसने एक्सप्लोर किया हिस्ट्री ऑफ पर्सनल एसे राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी सीई अप टू द मॉडर्न एरा इन America. Lupit find these essay to be crucial component to understanding the lifestyle and social more of people throughout the history. देखिए, उसने ना बहुत से लोगों को जज किया, बहुत से लोगों को, वो क्रिटिक भी था ना, तो उसने हर एक के ऊपर जो है अपने एसेज लिखे। और उसने ना अपने एसे के अंदर जो है क्या चीज़ वो ज़्यादा वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि ना उनके पर्सनल एसे किस उसके ऊपर थे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मतलब इन द फर्स्ट चैप्टर उसका ना ये जो है ना हमारा एसे, पर्सनल एसे, आर्ट ऑफ पर्सनल एसे, ये चार जो है ना चैप्टर के ना डिवाइडेड किया गया है। इसका फर्स्ट चैप्टर है फॉररनर, दूसरा जो इसका चैप्टर है वो है आई थिंक इन द फाउंटेन हेड, हाँ, और तीसरा है एग्रीकल्चर, और फिर इसका चौथा है अमेरिकन सीन। तो उनके अंदर ना वो अपने तमाम जो है ना राइटर वगैरह को बताता है। तो इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर 400 के अंदर लुपिन एग्जामिन द वर्क ऑफ सेनेका द यंगर। सेनेका द यंगर कौन था? सेनेका एल्डर का बेटा था वो, कि जो फिलोसफर फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी, बोर्न 3 सेनेका वाज द सन ऑफ वेल्दी रोमन राइटर सेनेका द एल्डर। सेनेका द एल्डर के बारे में वो लिखता है, थ्रू दिस एसे हिज एसे प्ले एंड लेटर, सेनेका वाज ए पायनियर फिगर इन डेवलपिंग द फिलोसफी ऑफ स्टोइसिज्म। देखिए, स्टोइसिज्म क्या होता है? स्टोइसिज्म वो होते हैं लोग जो कि कहते हैं कि हमें ना लॉजिक के ज़रिए जीना चाहिए, हमें किसी लॉ के जरिए जीना चाहिए, हमें जो है इमेजिनेशन, इन सब चीज़ों से हट के जीना चाहिए। वो लोग जो थे वो रियलिटी बेस्ड थे, वो रियलिस्टिक थे, वो लोग जो है स्टोइसिज्म से ताल्लुक़ रखते थे। तो आगे देखिए बताया गया है, स्कूल ऑफ thought that counsel people live by system of logic rather than driven by desire for pleasure or the pain, फियर ऑफ पेन। तो वो कहते हैं कि ना हमें, मतलब ज़िंदगी है आखिर, यहाँ पे गम वगैरह आते रहते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें ना उसके क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लॉजिक के ज़रिए जीना चाहिए, कि हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक होता है। His legacy as a Stoic was cemented when he calmly took his life in the year 65 at the behest of Emperor Nero was suspected his involvement in assassination plot. देखें, उसको ना नैरो को शक हो गया था, एक एम्पायर था जहाँ पे ये रहता था जिस स्टेट के अंदर, वहाँ पे ना नैरो को इसके ऊपर शक हो गया था कि ना इसने मेरे कत्ल के मंसूबे में ना प्लान बनाया है दूसरों लोगों के साथ। तो ना इसने हालांकि इसके लेटर वगैरह से हमें बहुत सारा मिलता है कि ना सेनेका जो था वो उसके लेटर से एक पायनियरिंग फिगर था, ये बहुत ज़्यादा मशहूर था, ये बहुत ज़्यादा फेमस था। तो इसने बेचारे ने खुद की अपनी लाइफ ले ली, इसने खुद को मार डाला, कत्ल कर दिया। तो हम जब भी इसको देखते हैं ना, इसकी पिक्चर आ जाती है कि ये मरा हुआ है, इसकी मतलब घर वाले वगैरह, लेकिन इसके घर वाले कोई नहीं थे वैसे, एक्चुअली नहीं थे सही।
तो वो भी बैठे हुए हैं इसके साथ, गूगल पे हमें ऐसी पिक्चर्स मिलती हैं। इसने ना खुद की जान ले ली थी कि इसने कहा कि मैं भाई तुम्हारे उस कत्ल के प्लान में मुंसलिक नहीं हूँ। तो वन ऑफ द सेनेकास मोस्ट फेमस ऐसे इज डी ब्रेविटी विटाई। डी ब्रेविटी विटाई, आई थिंक दिस इज अ फ्रेंच। तो और द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, ये ना एक ऐसा ऐसे है, बहुत फेमस है ये है शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, कि ना हमारी ज़िंदगी कितनी शॉर्ट है। तो ये कहता है, ही काउंट्स दैट लाइफ ओनली फील्स शॉर्ट टू दूज हु हैव वेस्टेड इट। वो कहता है, ये देखिए ये बहुत अमेजिंग बात है, इसको वो कहता है कि ना ज़िंदगी उन्हीं लोगों को छोटी लगती है जिन्होंने इसको ज़ाया किया। तो पीपल हु क्लिंग टू लाइफ जनरली डू सो बिकॉज दे हैवंट फुली लिव्ड इट। सेनेका अर्ज, देखिए सेनेका कहता है कि ना लोग जो है ना दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वैसे इंजॉय नहीं किया जैसे उन्होंने को इंजॉय करना चाहिए था। सेनेका एड्स leisure and luxury. He adds are not worthwhile pursuit but merely fleeting one. वो कहता है कि ना हमारी जो लग्जरी ऑफ लाइफ है या हमारी जो सुकून है वो तो फ्लीटिंग वन है, वो तो यानी कि फ़ानी है, वो तो पानी की तरह बह जाती हैं, हमारा टाइम जैसे चला जाता है। तो इंस्टेड द बिहेस्ट ऑफ द लिविंग वंस लाइफ टू डू विद पर्पस इन हार्मनी विद नेचर। वो कहता है कि ना हमें अगर एक ज़िंदगी जीनी है हमें, तो हमें ना नेचर के साथ और हारमोनी के साथ जीनी चाहिए, उसको इंजॉय करना चाहिए। फिलिप लुपेट जो आइडेंटिफाइज ऑफ एंगर, देखिए सेनेका का नाम मोस्ट फेमस जो थी था उसके लेटर में, उसकी चीज़ों में, उसके हर उसमें हमें एंगर मिलता था, यानी कि गुस्सा। इन इट करेक्टराइज फीलिंग एज चॉइस वन हु फील एंग्री। वो कहता है जब एक बंदा ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, वन इज़ एक्टिवली रिजेक्टिंग काम एंड रीज़न। वो कहता है देखिए ना वो बंदा रीज़न देखता है, ना वो बंदा अपना सुकून देखता है, वो गुस्से में आके अपना सब कुछ तबाह कर बैठता है। फाइनली लुपेट सिंगल आउट द अदर पर्सनल एसे फ्रॉम लेस वेल नोन टू कम्प्लीटली नॉन ऑथर ऑफ सेनेकाज इरा द डिपिक्ट एवरीडे लाइफ इन एंशिएंट रोम सच एज। तो ना देखें बात हाँ, वो कहते हैं कि ना उसने सिर्फ सेनेका को ही नहीं, उसने सेनेका के एरा के बहुत से और ही ऑथर्स को भी ना उसने अपने इस वर्क के अंदर लिखा है। तो उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि ना और जो लोग थे जिन्होंने लिखा पब्लिक बाथ हाउस, जहाँ पे बहुत से लोग जाके नहाया करते थे, वो गर्म पानी आता था वगैरह वगैरह, आप लोगों ने लिटरेचर में ये पढ़ा होगा। तो ना फिनेरल ऑफ ए यंग डॉटर, वो कहता है पब्लिक बाथ हाउस से फिनेरल ऑफ यंग डॉटर, एक जवान जो है लड़की अपनी बेटी के फिनेरल यानी कि जनाजे के ऊपर कैसे मतलब कैसी सिचुएशन होगी उन लोगों की, उस तक लिखा है इसने। These essays humanize those who lived in the past in a way that many other classic texts do not. वो कहते हैं वो जो ना essays humanize those who live in the past, ये उन सब चीज़ों उन ह्यूमन के बारे में है जो कि उस वक्त में लिखे गए हैं, बट उनका टेक्स्ट जो है ना हमें नहीं मिलते। तो इन फाउंटेन हेड, अब हमारे पास आता है इन फाउंटेन हेड में फिलिप लुपेट कंसीडर द लाइफ ऑफ वर्क ऑफ 16th सेंचुरी फ्रेंच फिलासफर माइकल डे माउंटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा बेस्ट है। ये जो है ना फाउंटेन हेड, ये हमारा दूसरा चैप्टर है, इसके अंदर ना फिलिप लुपेट कंसीडर करता है 16th सेंचुरी के एक फिलासफर माइकल डे माउंटेन को। तो वो हमारे स्टेटमेंट, वो ना स्टेटमेंट के तौर पे जाना जाता था, मगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना ऑथर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वो ना मोर देन ऑथर से ज़्यादा तो वो स्टेटमेंट के मतलब नाम से जाना जाता था। हिज राइटिंग हेल्प पॉपुलराइज लेजिटिमेट द पर्सनल एसे लिटरेरी जॉनरा। इन वन ही एक्सप्रेसेस हिज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू यूरोप कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। देखिए कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका, तो जो है 16th सेंचुरी हमारा वो रिनाइसेंस पीरियड है, वहाँ पे बहुत लोग थे। तो इसने ना देखें ये ना एक्सप्रेस अपोजिशन, ये अपोज करता है उन लोगों को जो कि कॉलोनाइज अमेरिका ऊपर जा रहे थे, उन्होंने अटैक किया उन लोगों को, मतलब दरियाफ्त किया। यू नो ना अमेरिका कैसे हमें दरियाफ्त हुआ था, लोग कुछ गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने जो है देखा था कि वो लोग उनकी कीमतदारी कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, मगर बदले में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। तो बाय द वे डिक्राइंग द सफरिंग इट क्रिएट फॉर द रीजन इंडिजिनस इनहेबिटेंट, वो लेकिन सब चीज़ों के लिए खिलाफ है कि वो किस तरह से लोगों को तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं। ए कॉमन थ्रेट अक्रॉस द एसेज मिस्ट्रेस ऑफ प्योर रीजन। अब देखिए मिस्ट्रेस ऑफ प्योर रीजन इसके उसमें बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। वो कहता है ही अर्ज दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ही adds that while absolute truth exists, it is only attainable through divine relation। वो कहता है जबकि ना एक ट्रूथ एग्जिस्ट करता है, तो वो कैसे हम वो उसी वक्त हमें रिवील होगा, वो उस वक्त जाहिर होगा जब हम डिवाइन रिविलेशन, जब हमें यानी कि डिवाइन अल्लाह ताला खुदाई ताकत को हमें रिवील होगी, जो हमें जाहिर होगी। ये कब होगा, जब हम पूरी दिल से प्रे करेंगे। इन मैंस नॉलेज कैन नॉट मेक हिम गुड। अब वो कहता है कि ना इंसान का नॉलेज है, इंसान का नॉलेज उसको अच्छा नहीं बनाता।
तो फिर वो कहता है मार्टिन क्वाइन द फ्रेज व्हाट डू आई नो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका पर्सनल मोटो ये बन गया था, वो कहता है मैं क्या जानता हूँ। उसके बाद है लूपेट सजेस्ट द माउंटेन ग्रेट लेगेसी इन हिज वे ही हैज़ इंस्पायर्ड अदर पर्सनल एसिस्ट। वो कहता है उसकी जो लेगेसी यानी कि उसकी इसका इज्जत वकार जो था ना वो कैसे था, उसने दूसरे फिलासफर्स को, दूसरे पर्सनल एसिस्ट को जो है ना उसने इनहेंस किया था, पर्टिकुलरली दूज ऑफ इंग्लिश ऑथर फिलासफर फ्रांसिस बैकन इसकी जो है मतलब वो भी इससे इन्फ्लुएंस हुआ था। दिस डिसीजन ऑफ बैकन एंड अदर एसिस्ट मेक अप द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बुक। अब देखें ये जो है ना डिस्कशन हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है पार्ट बनाती है इसकी बुक का, यानी कि उसकी डिस्कशन कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी होगी। द राइज ऑफ द इंग्लिश एसे लूपेट बिगिंस विद अब्राहम कोली हुज एसे predate those of Mountain by few years, though largely remembered as a poet. Coley wrote a number of important essays, including of greatness, in which he urged that it is better to pursue little thing rather than greatness. लेकिन कोली जो था ना, लूपेट बिगिंस विद अब्राहम कोली, वो स्टार्ट करता है अपना एक एसे जो कि इस चैप्टर के अंदर अब्राहम कोली से, वो कहता है अब्राहम कोली ने कॉलिन ने लिखा था कि ना ऑफ द ग्रेटनेस, यानी कि ग्रेटनेस तो आपको पता है, ग्रेटनेस के बारे में लिखा था। उसने कहा था कि ना हमें ना लिटिल थिंग को परस्यू करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के साथ खुश होना चाहिए, ज़्यादा देन ग्रेटनेस, हमें ज़्यादा की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, मतलब ग्रेटनेस की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यू नो ग्रेटनेस। अदर अर्ली इंग्लिश एसेस इंक्लूड जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील हु पब्लिश्ड मच ऑफ देयर वर्क इन अ स्पेक्टर वेरी अर्ली मैगजीन। द पेयर पब्लिश इन 1711 to 1712। इन्होंने अपना एक ना पब्लिश किया था, एडिसन और रिचर्ड ने अपना एक वर्क जो कि स्पेक्टेटर इन द स्पेक्टेटर एक कोई वो था, लाइक जैसे हम कह देते हैं आज के लोग के मे भी कोई होगा कोई मैगजीन, मे बी ए वेरी अर्ली मैगजीन या द पेयर पब्लिश। हाँ देखें वो मैगजीन ही थी। तो ना इसके 1711 और 1712 में ना इसके ना 2 पेयर पब्लिश किए थे। अब स्टील्स ऐसे उनका ऐसे का नाम था इंकल येरिको वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मिंग रीडर अबाउट द बारबेरिटीज ऑफ ट्रांससेल्टिक ट्रेड विच इंग्लैंड पार्टिसिपेटेड इन बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिकली। देखिए वो कहता है ट्रांससेल्टिक ट्रेड, ये ना एक ट्रेड थी जो कि जिसके अंदर ना स्लेव को ट्रेड किया जाता था, यानी कि स्लेव को बेचा भी जाता था, तो ना इंग्लैंड ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाया था। Lupin goes on explore the history of English essay up to the 20th century. Its more important work from this period including 1922, A Room of One's Own, Virginia Woolf। देखिए अब फेमिनिज्म यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ आपने ये नॉवल पढ़ा होगा, ये बहुत कमाल का उसका जो वर्क है। तो इसके अंदर ना वो ये बताती है कि मतलब एक लड़की की कहाँ पे मतलब हमारी औरतों का रूम ही कहाँ है, उनकी एक माशरे में कौन सी जगह है, तो वो बेचारी रख के नीचे के ढूंढती फिरती रहती है। विच इज तो कंसिडर वन ऑफ द प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का जो है ये पहला टेक्स्ट से करार दिया जाता है। 1946 में पॉलिटिकल एंड द इंग्लिश लैंग्वेज जॉर्ज ऑरेल विच connecting political rhetoric to defilement of language की defilement, it's frequently cited discussion of 21st century political propagandas। इसके अंदर हमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, इसके 2 और टेक्सेस वगैरह हैं जॉर्ज ऑरवेल के, उसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज के ऊपर कैसे तरक्की की और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास के बारे में बताया गया। अब हमारे पास तीसरा चैप्टर है इन द अदर कल्चर अदर कॉन्टिनेंट, दूसरे जो शहर हैं मुल्क हैं उनके बारे में। लूपेट एग्जामिन द राइट्स ऑफ रशियन चाइना जापान एंड एल्सवेयर। वो ना रशिया चाइना जापान और दूसरे भी बहुत से लोगों के बारे में बताता है, मगर यहाँ पे ये वो बताता है आइवन टर्जेंस 1817 ऐसे। दे देखें ये जो है मोस्ट ऑफ द फेमस है आइवन टर्जेंस ऐसे, ये ना एक ऐसे है, इसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रोप मैन, एक बंदा था जो कि ट्रोप मैन था, विच कंसर्न द पब्लिक एग्जीक्यूशन। इसको ना एग्जीक्यूशन ये कि फांसी दी जा रही थी, उसके अंदर एग्जीक्यूट किया जा रहा था पब्लिक के अंदर। तो हु मर्डर्ड हिज वाइफ, उसने ना अपनी वाइफ को मार डाला और अपने 6 चिल्ड्रन को मार डाला। In it, Turgenev is disturbed by mob element of public execution while considering the morality of capital punishment in general। वो कहता है कि ना बहुत से लोग मिलकर अब जब उसे फांसी दे रहे हैं तो वो उससे डिस्टर्ब हो रहा था, हमारा जो ऑथर है, तो लेकिन वो कहता है ये है तो लाजमी और ये जस्टिस भी है, क्योंकि वो जस्टिस मतलब उसने को फांसी देना तो लाजमी था। तो फिर इसके अंदर लूपेट सजेस्ट जिसका 20th century लू हसन, ये एक चाइनीज़ था जिसके अंदर ये उसको ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न ग्रेटेस्ट चाइनीज़ राइटर जो है करार देता है। ये वाली लाइन मैं पढ़ रहा हूँ सॉरी। इन द फाइनल चैप्टर हमारे
द अमेरिकन सीन मिलता है, लुपेट सजेस्ट नंबर ऑफ एसिस्ट। अब इसके अंदर ना बहुत से एसिस्ट के नाम मिलेंगे, वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं मिलेगा। तो राल्फ वाल्डो एमर्सन है, हेनरी डेविड थोराई है, एड लिपेट मूव्स ऑन 20th सेंचुरी में हमें बाल्टीमोर सन जर्नलिस्ट है, ऐसे एच.एल. मैनिक हैं, द एक्टिविस्ट ऐसे जेम बैल्डविन है, whose thought on race, class, sex and were collected in landmark essay noted on Native Son, the public intellectual Gore Vidal, whose essay in National Magazine railed passionately and eloquently against American militarism। तो ये तमाम जो हैं उसके नाम लिखने हैं बस। बाय द वे यहीं पे हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है लेक्चर मैं कहूँ तो। गाइस आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे ये मैंने उठाया तो गूगल किससे था और ये लिखा मैंने सारा खुद है वैसे, और इनको हाईलाइट भी किया इंपॉर्टेंट आप लोग ये इसके देख लीजिएगा एक बार प्लीज़ से। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दें। वैसे मैंने ना अभी इस पर्सनल ऐसे के ऊपर ना एक और वीडियो अपलोड करनी है क्योंकि अभी मेरी छुट्टियाँ हैं। तो वेल आई एम वेरी बिजी। जब आप लोग DS कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने करना क्या है आगे, बहुत ज़्यादा टफ है। तो उसके बाद ना गाइस देखें मैंने ना द पर्सनल ऐसे एंथोलॉजी फ्रॉम ये आप लोगों को बता दिए। एक और भी मैं शेयर करूँगा। वेल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप